नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। यूपी मांगे उत्तर में आज बात प्रदेश में सांप्रदायिक रंग ले चुकी मारपीट की एक घटना और घटना पर लगातार जारी सियासत की। क्या 24 करोड़ की आबादी वाले सबसे बड़े प्रदेश को दंगों की आग में झुलसाने की कोशिश हो रही थी? क्या मारपीट की एक घटना को सांप्रदायिक रंग देकर यूपी के सामाजिक ताने बाने को तहस नहस करने की साजिश रची जा रही थी? गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई, उनकी दाढ़ी काट दी गई, मगर इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की भरपूर कोशिश की गई। पुलिस ने उन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की है जिन्होंने बुजुर्ग से मारपीट की घटना को हिंदू मुसलमान के बीच का विवाद दिखाने की कोशिश की। सियासत अपना काम करती रही और उधर पुलिस इस मामले में सच सामने लाने की कोशिश में जुटी रही। अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कमरे में बंद कर खूब लात घुसे बजाए और कभी गए सिया राम के नारे लगाओ, सिया जय सिया राम, जय सिया राम। पिस्तौल उन्होंने मेरे यहाँ रख दी कि आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, हमने बहुत आदमियों मुसलमानों को मारा है। देश की राजधानी से सटे गाजियाबाद में एक बुजुर्ग से की गई मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 5 जून को सूफी अब्दुल समद सैफी नाम के बुजुर्ग के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। शुरुआत में दावा यह किया गया कि कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उनसे जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की और इसके लिए उनकी कनपटी पर तमंचा भी रखा गया। 7 जून को लोनी के समाजवादी पार्टी के लीडर उम्मेद पहलवान इदरीसी ने अब्दुल समद के साथ फेसबुक लाइव किया, जिसमें अब्दुल समद ने ये बातें बताई, जबकि इससे पहले अब्दुल समद कह चुके थे कि उनके साथ जिन लोगों ने मारपीट की वो उन्हें नहीं जानते। इसके बाद से अब्दुल समद लगातार बयान बदल रहे हैं। वो कभी कहते हैं कि उनके साथ मारपीट करने वाला एक भी मुस्लिम नहीं था, तो कभी उन्होंने कहा कि वो ताबीज बनाने का काम नहीं करते। अब्दुल समद के लगातार बदलते बयानों और मामले के सांप्रदायिक रंग लेने के बाद से जमकर सियासत हो रही है। उधर पुलिस ने एक मारपीट की घटना को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में उम्मेद इदरीसी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया है, जबकि एक दिन पहले ही कुल 9 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें ट्विटर इंडिया को भी आरोपी बनाया गया था। अब सरकार और बीजेपी इसे यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश करार दे रही है। धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहता है, ये साफ हो गया है उम्मेद पहलवान के उस फेसबुक लाइव से। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है? कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है, क्योंकि चंद दिनों के बाद चुनाव है। जो एक टूल किट अभियान कांग्रेस ने देश में चलाया था, वही टूल किट अभियान इस तरह का उन्माद फैलाने का सपा ने चलाया। सपा एक्सपोज होती जा रही। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में कराने के लिए कांग्रेस और सपा लगातार इस तरह की साजिशों को अंजाम दे रही हैं, और इन घटनाओं से जो फेक हैं इनके साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। उधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि किसी भी अपराध और अपराधी को नियम और कानून के आधार पर सजा मिलनी चाहिए, न कि धर्म और संप्रदाय के आधार पर। समाजवादी पार्टी किसी भी अपराध और अपराधी को जो कॉन्स्टिट्यूशनली, जो आईपीसी सीआरपीसी के अनुसार जो नियम हो, जो कानून हो, उसको सख्त से सख्त सजा की मांग करती है। समाजवादी पार्टी इस विषय पे नहीं जाना चाहती है कि कौन किस धर्म का है, किस संप्रदाय का। एक तरफ राजनीति है तो दूसरी तरफ गाजियाबाद पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब्दुल समद के लगातार बदलते बयानों के बाद मामला और टेढ़ा होता जा रहा है। अब सवाल यह है, जब अब्दुल समद पहले ये कह चुके हैं कि वो किसी भी आरोपी को नहीं जानते, तो फिर अब वो किस बिना पर कह रहे हैं कि उनसे मारपीट करने वाला एक भी मुसलमान नहीं था? सवाल ये, क्या सियासत और परिवार वाले अब्दुल समद पर दबाव डालकर जानबूझकर इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अब्दुल समद खुद इस मामले की गंभीरता नहीं समझ पा रहे और वो लगातार जांच एजेंसियों को जाने अनजाने गुमराह कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को
दंगों की आग में झुलसाने की कोशिश हो रही थी, जिसे फिलहाल थाम लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाजपा की तरफ से इस वक्त अनिला सिंह जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अमीक जामेई साहब, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से उमाशंकर पांडे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उमाशंकर जी, अमीक जी और इसके साथ साथ अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब से कुछ ही देर में मुस्लिम स्कॉलर भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल अमीक जी आपसे। अमीक जी, ये पार्टी की जल्दबाजी थी या सिर्फ लोनी के समाजवादी पार्टी के उस नेता की जल्दबाजी थी जिसने बिना जाने पहचाने पुलिस की जांच का इंतजार किए बगैर एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना फेसबुक लाइव कर दिया, ये समझते हुए भी कि अगर ये खबर गलत निकली तो ये कितना बड़ा दंगा फैला सकती है? आसिफ, मैं एक बात को, इस चर्चा को थोड़ा मैं और ब्रॉड करना चाहता हूं। ये जिस तरह का वीडियो आपने अभी जी न्यूज यूपी में दिखाया है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में कोई नया वीडियो नहीं है। आप ही के चैनल पे पिछले 4.5 साल में ऐसे सैकड़ों वीडियो चले होंगे जिनमें विशेष समुदाय के किसी बुजुर्ग को या महिला को या नौजवान को घसीटते हुए उनकी दाढ़ी काटने का मामला हो, या किसी दलित समाज को ये समझते हुए कि वो अनुसूचित वर्ग का है, उसके ऊपर सुनियोजित हमले उत्तर प्रदेश में कोई, आसिफ साहब, नई बात नहीं है। मेरी तकलीफ सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि इस वीडियो को बाद में मॉफ या फेक बताया गया। लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि हमारी फेक न्यूज, फेक फैक्ट्री के जो सबसे बड़े मुखिया हैं, माननीय श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री जी, उन्होंने एक वीडियो हरियाणा से अपने बोला है, वक्तव्य में बोला है कि उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह जी के बीच का एक बहुत ही बदतमीजी भरा वीडियो उन्होंने जारी करा दिया। तो उससे तो पूरे देश में आग लग जाती, लेकिन वो बड़े खुश होकर चलते हैं कि वो वीडियो चल गया। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मेरा दुख यह है कि ये जो भी बुजुर्ग है जिनके दाढ़ी काटी गई धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे, ये भी एक पिछड़े समाज के व्यक्ति हैं, जो सैफी समाज, जो लकड़ी के काम करते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो मारने वाले लोग हैं, चाहे वो तिफलुर रहमान हो, चाहे वो सुरेश हो, मेरा ये मानना है कि जो हमारे वृद्धों पर, हमारी बुजुर्ग महिलाओं पे जो हमले बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में, या महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा बढ़ी है, समाजवादी पार्टी चाहती है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। निश्चित। अमित जी, देखिए, आपने मेरे सवाल के जवाब में पार्टी की लाइन रखी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बड़ी खूबसूरती से और बड़ी बारीकी से आप उससे शिफ्ट कर गए। आप विपक्ष में हैं, आपकी जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ रहा है, आप पुख्ता तौर पर अपनी आवाज बुलंद कीजिए। अगर कोई अब्दुल समद की पिटाई होती है, अमित जी पहले सवाल सुन लीजिए। अमित जी सवाल सुन लीजिए पहले। अमित जी सवाल सुन लीजिए। अगर अब्दुल समद की पिटाई होती है या किसी अमरीश सिंह की पिटाई होती है तो बराबर आवाज बुलंद होनी चाहिए। लेकिन तब जब आप फेसबुक लाइव कराते हैं ये बताते हुए कि देखिए ये मुसलमान हैं इसलिए इनको पीटा गया, और उसमें फिर आरोपी निकलते हैं शाहबाज, आदिल, ये तो हिंदू नहीं है। आसिफ जी मेरी बात सुनिए जी। क्या यह सच्चाई नहीं है कि मॉब लिंचिंग करने वाले उत्तर प्रदेश में जो भी लुच्चे लफंगे लोग थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने बाद में माले पहनाए, उनके मंत्रियों ने उनको वेलकम किया। अभी ये जो हरियाणा में एक, कौन वो, उसका क्या नाम है, एक शख्स जो हमेशा हेट स्पीच के लिए मशहूर है, वो शख्स, उसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता बनाया अपनी पार्टी के अंदर। तेजिंदर पाल बग्गा, जिसने प्रशांत भूषण पे हमला किया, सिर्फ इसलिए उसको भाजपा का प्रवक्ता बनाया। समाजवादी पार्टी का कोई एक आदमी नाम बताइए जिसने किसी समाज के ऊपर कोई हमला किया हो, और मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको जो है तमगा पहना दिया हो। 2.5 लाख के इनामी सभापति यादव के घर से जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया जाता है सर। को गोली मारी। सुनिए सर, बात मेरी सुन लीजिए, उसके बाद सब लोग बोलिए। पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का यह सिचुएशन है कि कोई भी कप्तान आज की डेट में नौकरी नहीं करना चाहता है। सवाल यह है कि जो पुलिस कप्तान है,
वो क्यों फेल हो रहा है? वो योगी जी के अंडर में उसको मालूम है कि वो प्रदेश संभाल नहीं पा रहा है। तो ये सरकार पूरा मामला डाइवर्ट करने के लिए ट्विटर के नाम पे, अरे चिड़िया से डर गए आप तो 56 इंच के सीना वाले लोग हैं, एक ट्विटर की चिड़िया से डर गए आप। ठीक, अमित जी, अभी वो ट्विटर वाले विवाद पर भी मैं आता हूं आपके पास, मेरे पास और भी मेहमान हैं, मुझे सबको बराबर वक्त देना। अमित जी, आता हूं मैं आपके पास। अब मैं जरा उमाशंकर पांडे जी आपके पास आ रहा हूं और मैं डिबेट में स्वागत करता हूं इमरान हसन साहब का, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इमरान हसन साहब, बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। उमाशंकर पांडे जी कांग्रेस की तरफ से हैं। उमाशंकर पांडे जी, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने फेसबुक लाइव करा दिया। उस फेसबुक लाइव में अब्दुल समद कहते हैं कि मुझसे जय सिया राम के नारे लगाने को कहा गया। बाद में उन्होंने कहा कि मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा गया, मैं तो जानता भी नहीं किसने मुझे मारा। फिर वो कहते हैं कि उसमें से मुस्लिम कोई भी नहीं था। जब वो जानते ही नहीं किसने मारा तो ये उन्हें कैसे पता कि उसमें मुस्लिम कोई नहीं था? फिर जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई उसमें कुछ मुसलमान भी निकले। आरोपी है, हिंदू मुसलमान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो लोनी का उनका एक नेता है समाजवादी पार्टी का, जो अभी फरार चल रहा है और पुलिस जिसकी तलाश कर रही है। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करने में 1 सेकंड की देरी नहीं की। राहुल गांधी ने सीधा ट्वीट करके कहा कि श्री राम के सच्चे भक्त तो यह काम कर ही नहीं सकते। इस पूरे विवाद में श्री राम की एंट्री कराने वाला कौन था? किसने ट्विटर पर जल्दबाजी दिखाई? क्या आपको जांच एजेंसियों की जांच का इंतजार भी नहीं करना चाहिए था? देखिए, राहुल गांधी जी ने अगर ये कहा है, ट्विटर पे ट्वीट किया उन्होंने कि श्री राम के सच्चे भक्त ये काम नहीं कर सकते, तो क्या श्री राम के सच्चे भक्त ये काम कर सकते हैं? मेरा तो सीधा सा प्रश्न है। मुझे लगता है कि कोई भी धर्म, कोई भी प्रथा, कोई भी संप्रदाय एक 72 साल के बुजुर्ग को इस तरीके से मारने की इजाजत नहीं देता। इसमें मानवता तार तार हुई है। कौन मारा, किसको मारा, ये तो राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में जिक्र ही नहीं किया है। उन्होंने तो ये लिखा है कि भगवान श्री राम के सच्चे अनुयायी ऐसा नहीं कर सकते, मेरा ये विश्वास है। तो ये उनका विश्वास बिल्कुल सही है, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं और मुझे लगता है आप भी इस बात का समर्थन करेंगे कि जो राम का अनुयायी हो, जो इस्लाम को मानने वाला हो, जो सिख धर्म को मानने हो, किसी भी धर्म का अगर वो सच में अनुयायी है तो वो इस तरीके से मानवता को तार तार नहीं कर सकता। यही बात अगर कोई सिख लिखता तो वो क्या लिखता? वो कहता कि धर्म में या गुरबाणी में भरोसा करने वाला कोई इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता। यही अगर कोई मुस्लिम लिखता तो कहता कि अल्लाह के बंदे ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें धार्मिक भावना कहीं नहीं भड़क रही है। धार्मिक भावना कैसे भड़कती वो मैं आपको बताता हूं। धार्मिक भावना ऐसे भड़कती है कि जब यही प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जो आज प्रकट हुए हैं, ये हाथरस कांड में जब एक दलित बेटी थी तब भी प्रकट हुए थे और आते ही इन्होंने कह दिया था कि उसके साथ तो बलात्कार हुआ ही नहीं और उस लड़की का चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया हाथरस की बेटी का। और इंटरनेशनल फंडिंग, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और तमाम सारे मुस्लिम संगठन, ये वो न जाने कितने एंगल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ला के जोड़ दिया। इससे धार्मिक भावना भड़कती है। और मैं बताऊं, आपने मोदी जी ने अपना एक अस्त्र उतार दिया। आपने योगी का जो पहला हिस्सा मैंने बताया, सिर्फ उस पर अपनी टिप्पणी दी। उसी ट्वीट का जो दूसरा हिस्सा है वो है ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है। यहां तक ठीक है। हाँ। और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। हाँ। समाज ठीक है, धर्म इसमें कहां से आ गया? हाँ बिल्कुल, मैंने तो आपको पूरा कैसे तय कर लिया कि मैंने तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर किसी बुजुर्ग का दाढ़ी काटा जा रहा है तो उसमें अगर कोई ये कहता है कि कोई भी धर्म, कोई भी मानवता इस बात को इजाजत नहीं देती और इससे मानवता तार तार हो रही है, इसमें कहां से धार्मिक भावना भड़क रही है? इसमें तो धार्मिक शब्दों, धार्मिक मान्यताओं के सहारे लोगों को राहुल जी ये बता रहे हैं कि धर्म के आधार पर विभेद नहीं है। धर्म और मानवता हमको इंसानों से प्यार करना सिखाते हैं,
मानवता की रक्षा करना सिखाते हैं, वो आपस में लड़ना या किसी और की का जिक्र उन्होंने हिंदू मुस्लिम या कोई और एंगल तो राहुल जी ने नहीं कहा। उन्होंने तो धर्म के सहारे, उन्होंने तो मानवता के सहारे ये बात कही है। बिगड़ रही है, एक व्यक्ति की दाढ़ी काटी जा रही है, कृपया करके, या मेरी अपील है, मेरी मांग है, मैं हक से मांग करता हूं विपक्ष के नाते कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन उसमें धर्म और वो उसमें एंट्री कराना, उसी पर मेरा सवाल था। उमाशंकर पांडे जी, मैं इस पर आता हूं आपके पास। अनिला सिंह जी, सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, समझ में आता है, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने को आपको कहा जाए, आप सरकार में है तो समझ में आता है, लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती हो गई। और दूसरा, पुलिस पर जो लगातार आरोप लग रहे हैं, जब हम सब विपक्ष से पूछते हैं कि पुलिस की जांच का भरोसा करिए, तो विपक्ष कहता है कि पुलिस ने किस तरह के बयान दिए हैं पिछले दिनों, या किस तरह की चीजें बताई हैं, पहले बताई फिर मुकर गए, वो कैसे विश्वास करें, उनका ये सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि एक बुजुर्ग के ऊपर हमला किया गया, उनकी पिटाई की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई। ये मेरे भारत का चरित्र नहीं है, न ही ये मेरे भारत का संस्कार है। यहाँ पर बुजुर्गों का सम्मान दिया जाता है। हाँ, राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया, तो पांडे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने सही तो लिखा। उन्होंने ये लिखा कि सच्चे राम भक्त क्या मार सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अब्दुल हो, चाहे वो अब्दुल हो, कल्लू हो, पोली, आरिफ, आदिल, मुशाहिद, ये जितने लड़के थे जो कि हिंदू नहीं थे, ये कैसे राम भक्त हो सकते हैं? और इन्होंने उस बुजुर्ग जो अब्दुल साहब है, उनकी पिटाई करी, उनकी दाढ़ी काटी। तो राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, राम भक्त जो वहां पे 1 या 2 लड़के थे, प्रवेश थे, शायद एक आध लड़का और हिंदू था, वो राम भक्त थे, इसलिए उन्होंने पिटाई नहीं करी। तो जिन लोगों ने हाथ साफ किया है, वो सीधी सी बात है, राम भक्त नहीं थे। पर समाजवादी पार्टी बताए ना, यहाँ पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं अमित जी, ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अमित जी, ये बताइए, आपके नेता ने उस अब्दुल जो बुजुर्ग हैं, उनको बुला के फेसबुक लाइव करवाया और झूठ करवाया? हाँ, आप ही लोगों के जो संगी साथी हैं, वीडियो अपलोड करते हैं ट्विटर पे, और जो उसकी आवाज होती है उसको गायब कर देते हैं और उसको वायरल कर दिया जाता है। और जो ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके जरिए इसको वायरल किया जाता है। तो मैं क्या कहूँ, आरती उतारू समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में जो एक सौहार्द है, उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। ये कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार से हम कंसोलिडेट कर ले मुस्लिम वोट बैंक को, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम को हमेशा वोट बैंक समझा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, उससे ऊपर कुछ नहीं समझा। अभी अमित साहब कह रहे थे महिलाओं पे हमले बढ़ गए हैं, हमारी महिलाओं पे, दलितों पे हमले बढ़ गए, हमारे माइनॉरिटीज पे हमले बढ़ गए। भाई, महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। वो करके दिखा दे, जो कांग्रेस में कभी हिम्मत नहीं थी। हाँ, और समाजवादी पार्टी के जो सुपर मुखिया रहे हैं, उन्होंने तो कहा था ना, बलात्कार पे लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो ऐसे राजनीतिक दल जो है हमें पाठ पढ़ाएंगे कि महिलाओं के लिए। मैं अनिला सिंह जी पर आ रहा हूँ, इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, इमरान हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैम, एक छोटा सा ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, लेकिन उससे पहले इमरान हसन साहब के पास मैं आ रहा हूं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। इमरान साहब, ये जो वाकया सामने आया, ये जो घटना सामने आई, अगर ये वैसी ही घटना होती जैसा कि कुछ लोगों, कुछ सियासी दलों द्वारा बताया जा रहा है, तो जाहिर बात है कि स्थिति संभालनी भारी पड़ जाती। अभी फिलहाल मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम लोगों में इस घटना के बाद कैसी प्रतिक्रिया है? क्या उन्हें यह समझ में आ गया है कि घटना केवल मारपीट की थी, ताबीज देने, उसके असर ना करने तक सीमित थी, या ये सांप्रदायिक एंगल जो सियासत दे रही है उस हिसाब से उसको देखा जा रहा है? देखिए, मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं कि 22 का इलेक्शन आने वाला है। या मुसलमान क्या है, यूपी में रहने वाले अक्सर लोग जो एक स्वच्छ राजनीति चाहते हैं, उनको ये मालूम है कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो सभी धर्म, सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो किसी न किसी तरीके से जो है इस तरीके के मुद्दे लाएंगे। जो एक्चुअल मुद्दे हैं उस पर कभी ना कभी इलेक्शन हुआ है और ना होगा आगे। जो हालात मौजूद हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी की जो स्ट्रक्चरिंग है, जो उसके नेता हैं, जो उसके लोग हैं, कि जो बात कही जाती है वो इलेक्शन के बाद सब भूल दी जाती है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जो है विकास हो, चाहे वो कोई हो। अब रही बात, ये आ रही है इसलिए वो जान रहे हैं कि जो इसमें राजनीति है या नहीं है, क्योंकि
ऐसा हुकूमत ने कई बार चीज़ें की हैं और हुकूमत के इशारों पे जो है जो पुलिस होती है या पुलिस से जुड़ी हुई जो उनका जो तंत्र होता है वो कभी कभी जो है वो उनके इशारों पे काम करते हैं, ये भी जग जाहिर है। और कई बार ये जो है बाद में साबित भी होता है। तो शक व शुबा तो सबके अंदर भरा हुआ है। तो अब दिक्कत तो ये है ना कि आप अपनी छोटे से फ़ायदे के लिए आप किसी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म में जो इम्पैक्ट होता है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे कानून में एक अगर आप किसी का गलत फैसला हो जाए तो वो तो हो गया, चलिए एक फ़ैसला हो गया, लेकिन जब 9 सही फैसले भी होंगे तो लोगों के मन में शक व शुबा पैदा होगा। तो वक्त ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ये ख़ास तौर से जो संवैधानिक संस्थान है, जैसे चाहे न्यायालय हो या न्यायालय से जुड़ी हुई जो संस्थान है जो उसको न्याय प्रोवाइड कराना है जनता को, वो लोग अगर सही दिशा में काम करने लगेंगे तो भरोसा पैदा हो जाएगा। इस तरीके की फेसबुक, ट्विटर और जो इंस्टाग्राम और इस तरीके से जो माहौल बनाया जाता है वो जनता खुद ब खुद जो है उस पर फिर कोई इमरान साहब, देश का उत्तर प्रदेश का मुसलमान जांच एजेंसियों पर पूरा यकीन रखता है, पूरा भरोसा रखता है, लेकिन सवाल मेरा आपसे यह है कि देश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान 2022 में डेवलपमेंट पर, विकास पर वोट करेगा या जो सियासत उसे वोट बैंक समझती है वो इन चीजों पर वोट करेगा कि वो उत्तर प्रदेश में या देश में महफूज है या नहीं? देखिए, मुसलमान हो या कोई भी शख्स हो वो चाहता है कि डेवलपमेंट पे बात हो, उसका घर परिवार डेवलप्ड हो और उसकी जान और माल सब सुरक्षित रहे, इसी पे आदमी वोट देना चाहता है। लेकिन जब धर्म को ला के उसमें खड़ा कर दिया जाता है सामने और फिर ये दिखाया जाता है कि यही राक्षस है और यही जो है इसको जो है इससे बचना है, तो फिर आदमी के जो है उस वक्त क्या सामने रह जाता है। आप ये बताइए कि इतनी बार जो इलेक्शन कमीशन बैठा है वो ये देखता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन शराब भी बढ़ जाती है, पैसे भी बढ़ जाते हैं। कभी किसी का नामांकन जो है खारिज हुआ है? कभी कुछ हुआ है? कहा जाता है कि इतने पैसे से ज्यादा होगा तो उस पर कार्रवाई होगी और सब पूरी दुनिया जानती है कि एक एक इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, सबको नहीं राइट मिल रहा है इलेक्शन लड़ने का। तो ये सब सामने हो रहा है और उसके बाद भी हम लोग सुतरपुर की तरह जो है बैठे हुए हैं कि नहीं सब कुछ तो सही हो रहा है, नहीं सारी एजेंसियां भी सही काम कर रही है, सब कुछ सही काम कर रही है, सरकार भी सही काम कर रही है, मीडिया भी सही काम कर रही है और इवन नॉर्मल जो नागरिक है वो भी सही काम कर रहे हैं। तो भी जब सभी सही काम कर रहे हैं तो भी इस देश में इतनी परेशानी क्यों? परेशानी क्यों है? गलत कैसे हो रहा है? गलत कौन होने दे रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इमरान साहब ने उठाए। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। हसन साहब, लौट रहा हूं मैं आपके पास, 4 मेहमान खास हमारे साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए वहां रुकना होगा, लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है कि क्या अब्दुल बहाना था, असली मकसद दंगा फैलाना था? इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करें। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट कर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, और यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात करें गाजियाबाद के लोनी के दाढ़ी कांड की। गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग जिसका नाम है सूफी अब्दुल समद सैफी, उनकी पिटाई होती है, उनकी दाढ़ी काट दी जाती है। एक के बाद एक अब्दुल समद वीडियो में नजर आते हैं। सबसे पहले जो उनकी वीडियो आती है उसमें वो दावा करते हैं कि मारपीट करने वाले लोगों को वो नहीं जानते। इसके बाद समाजवादी पार्टी लोनी के एक इमरान पहलवान वो सामने आते हैं, फेसबुक लाइव कराते हैं अब्दुल समद से, और उसमें अब्दुल समद उस फेसबुक लाइव में कहते हैं कि उनसे जय सियाराम के नारे लगवाने की कोशिश की गई, उनकी कनपट्टी पर तमंचा रख के ये उनसे जबरदस्ती कहलवाने की कोशिश की गई। इसके बाद फिर वो सामने आते हैं, वो कहते हैं कि दरअसल क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि ताबीज बनाने का काम करते हैं, एक शख्स के ताबीज बनाई थी, वो काम नहीं हुआ, नतीजा शख्स ने आकर उनके साथ मारपीट की। उन्होंने कहा वो ताबीज नहीं बनाते। बाद में रिश्तेदार के कुछ पड़ोसियों ने बताया कि तो ताबीज बनाने का काम करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है उनमें से कोई मुस्लिम नहीं था, यानी वो इशारा कर रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग थे। बयान लगातार अब्दुल समद बदल रहे हैं। सांप्रदायिक रंग देने की मामले की कोशिश हुई, लेकिन सच्चाई सामने आई तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ी अनहोनी टल गई। वरना अगर ये चीजें खुलकर सामने नहीं आती, सच्चाई सामने नहीं आती, तो फिर उत्तर प्रदेश एक और मुजफ्फरनगर जैसा दंगा देख सकता था। इतनी बड़ी आबादी में जहां मुस्लिम भी बड़ी तादाद में रहते हैं,
लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि चीजें खुलकर सामने आ गई। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, सीधा अपने पैनल की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह जी, कांग्रेस की तरफ से उमाशंकर पांडे जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अमीक जमई साहब और इसके साथ साथ मुस्लिम स्कॉलर इमरान हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। अनिला जी, आपके पास आ रहा हूं। अब भी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अब यह सवाल उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के मन में है कि क्या 22 का चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा या इसलिए लड़ा जाएगा और इन चीजों पर लड़ा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हिंदू सुरक्षित है कि नहीं, मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं, सबसे पहले सिक्योरिटी देखी जाएगी, विकास गया तेल लेने। जी आसिफ साहब, और मैं हसन साहब को सुन रही थी, बहुत अच्छी बातें इन्होंने करी और बहुत ही एक समझदार नागरिक होता है वही वाली बातें इन्होंने करी कि भाई चुनाव जो है वो विकास के मुद्दों पे होना चाहिए, इस गणित में नहीं होना चाहिए कि इस धर्म विशेष के लोग जो हैं इतने आ जाए, इस जाति विशेष के लोग इतने आ जाए और हम सत्ता में आ जाएंगे, समझदार आ जाएंगे। समझदारी इसी में होती है। पर साथ में फिर उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि सत्ताधारी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बायस्ड रहती है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। मैं तो हसन साहब को सीधे सीधे चुनौती दे देती हूँ। हसन साहब, आप बता दीजिए, जो आपके जो आप लोगों के वेल विशर जिनको आप समझते हैं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, कितना काम कर दिया, क्या क्या कर दिया आपकी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। आज हम अपनी बच्चियों को देख लें, उनका आप लिटरेसी रेट देख लीजिए, आप पुरुषों में देख लीजिए लिटरेसी रेट, आप देख लीजिए नौकरी में कितनी उनकी भागीदारी है, हाँ जीडीपी में उनकी कितनी हिस्सेदारी है। मैं तो कहती हूँ कि चलिए आप भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि भाई आप लोगों के प्रति जो है हम लोगों का रुख ठीक नहीं है, जबकि बिल्कुल गलत है। ट्रिपल तलाक से अगर किसी ने छुट्टी दिलवाई तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिलवाई। कांग्रेस तो उस पर बैठी हुई थी आराम से, उनको चिंता थी कि भाई वोट बैंक नहीं खिसकना चाहिए। पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, बच्ची बच्ची होती है, बेटी बेटी होती है, किसी भी बेटी को कष्ट नहीं होना चाहिए। और जितनी सोशल स्कीम्स आ रही है, क्या वो धर्म देखकर उनका बंटवारा होता है? क्या डीबीटी जो होता है वो क्या धर्म के आधार पे होता है कि मुसलमानों को इतना देंगे और हिंदुओं को इतना देंगे? ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। पर जो लोग बहुत बड़ी वकील बनते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, आप हसन साहब मुझे बता दीजिए, कांग्रेस से लेके समाजवादी, बीएसपी, इन लोगों ने क्या किया आपकी कांग्रेस? ठीक, आपने जब पूछा तो मैं पूछ ही लेता हूं क्या क्या किया। अनिला जी, हसन साहब देखिए, वोट इस देश में बड़ा कॉन्फिडेंशियल मसला है, गुप्त अधिकार है आपका, आप किसी को भी दे सकते हैं। तो मैं ये सवाल आपसे कतई नहीं पूछूंगा हसन साहब कि योगी सरकार या भाजपा की सरकार से आप खुश हैं या नहीं, या पिछली किसी सरकार से आप खुश थे या नहीं, ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा। हां, मैं इतना जरूर पूछूंगा कि देश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या चाहता है? सियासी दल विकास के नाम पर वोट मांगे, नौकरी के नाम पर वोट मांगे, तालीम के नाम पर वोट मांगे, या इन चीजों पर वोट मांगे? नहीं, तालीम, एजुकेशन, नौकरी, इस मसले पे वोट मांगे जाए और इसका एक प्लान बना के दिखाया जाए कि हम ऐसे देंगे। और यही होना चाहिए, वो सबके लिए होना चाहिए, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी यूपी में रह रहा है उसको मिलना चाहिए। लेकिन हम जो उनका जवाब मैं देता हूँ कि चाहे सापा हो, चाहे बासापा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जितनी पॉलिटिकल पार्टी आई हैं, सबने मुसलमानों के साथ चला है। ये तो आप आज मान रहे हैं, लेकिन जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप यही चिल्ला रहे थे कि सब कुछ मुसलमानों को मिल गया है, तभी जो है हिंदू को कुछ मिला नहीं, सारा मुसलमानों को दे दिया गया। तो हम तो दोनों तरफ से मारे जाते हैं। देखिए, बात तो ये हमारे साथ तो ना वो कर रहे हैं ना आप कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं कि आप ही कर दो। आप सत्ता में बैठे हो, अभी तो आप 5 साल से सत्ता में है और 7 साल से मोदी जी सत्ता में है। आपने कहा कि हम हज सब्सिडी खत्म कर रहे हैं और जो है स्कूल खोलेंगे बच्चियों के लिए। आप बताइए उस सब्सिडी के पैसे से कितने स्कूल खुल गए और कितने मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट में जो है आपने गर्ल्स के लिए एजुकेशन कर दिया है। आप हमको दीजिए डाटा, मैं वहां भेजूं, वो देखूं। नहीं तो हसन साहब, ये जो 2017 में 325 रिकॉर्ड सीटें आई, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने बीजेपी का साथ नहीं दिया था? तो किसी को नहीं
हम कह रहे हैं कि हम आप यही क्यों आ जाते हैं कि बीजेपी मुसलमान किसका साथ दे रहा है, मुसलमान जो है बीजेपी को देगा या नहीं देगा, मुसलमान कांग्रेस, भाई मुसलमान भी है कि नागरिक है, वोट का अधिकार है, वो जिसको चाहे दे दे। आप तो एक डेवलपमेंट की बात रखिए ना, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये पॉलिटिकल पार्टी है। या आपने खुद ही मान लिया है कि बीजेपी जो है मुसलमान के लिए नहीं है, बीजेपी तो हिंदुओं की, क्योंकि हिंदुओं की बात कर रही है। आप खुद ही अपनी बात से ये बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारी बात करें ना। हम क्यों कहें कि बीजेपी अलग हो जाए, जब वो नेशनल पार्टी है तो वो क्यों अलग हो? वो हम तो चाहते हैं कि ये जो इमरान साहब कह रहे हैं कि विकास पर बात करिए, वो आ गए, मुसलमान यही चाहता है विकास पर बात हो, तालीम पर बात हो, एजुकेशन पर बात हो, हेल्थ पर बात हो। मैं लौट रहा हूं हसन साहब आपके पास। अमीक जमी साहब आपके पास आ रहा हूं। अमीक जमी साहब, क्या किसी तरह की होड़ थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कहते हैं कि दिल्ली अगर कब्जानी है तो उत्तर प्रदेश से होकर रास्ता जाता है। असदुद्दीन ओवैसी इस मामले में खुलकर सामने आए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आप गर्दन कटवा दीजिए हमारी, लेकिन इस देश में मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहेगा। तो देखिए, मुसलमान तो कहीं नहीं जा रहा है, इस देश का वो नागरिक था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन उनके इस तरह के बयानों से क्या कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं क्या आप? कोई होड़ मची हुई है क्या कि वो इस तरह का बयान देंगे तो हम भी कुछ इस तरह करते हैं? मुसलमानों का सच्चा हितैषी कौन टाइप कंपटीशन चल रहा है? देखिए आसिफ जी, आपकी एंकरिंग की जो नफासत है, जो खूबसूरती है, और जिस तरह से इसको आपने सेकंड सेगमेंट में हिंदू मुस्लिम और इलेक्शन से जोड़ा है, मैं आपकी दाद देता हूं। बहुत बहुत अच्छे इंसान है आप। मैं चर्चा को कहीं से और शुरू किया मैंने और आप सीधे इलेक्शन पे ले गए। इलेक्शन पे मत आइए ना, इलेक्शन में क्या होगा उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। इमरान साहब, मैं अमीक साहब टोकूंगा नहीं आपको, पहले आप बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, मैं टोकूंगा नहीं आपको, बात पूरी कीजिए फिर मैं बताता हूं आपको। आप बोल रहे हैं जी। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने वो जो बुजुर्ग नौजवान के लिए किसी लड़के ने, पता नहीं वो वर्कर है नहीं, हमें नहीं पता, कि उन्होंने एक वीडियो कर दिया, तो आपने कहा कि ये बहुत बड़ा देशद्रोह का मामला हो गया। जब उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज का वेस्ट यूपी में योगी की सरकार ने फेक इनकाउंटर करना शुरू किया, फेक इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सैकड़ों उत्तर प्रदेश की सरकार को जो है वहां से निर्देश भेजे कि जो कुछ यूपी में हो रहा था। जब आपने पिछड़े समाज को, यादव समाज को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को, ब्राह्मण समाज के ऊपर जब आपने सरेआम इनकाउंटर, उनकी हत्याएं शुरू की, तो समाजवादी पार्टी सामने आके बोली थी, हम कह रहे हैं अगर हम बागी हैं उनकी आवाज उठाने के लिए, तो समाजवादी पार्टी के लोग बागी हैं। जो करना हो उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी का बिगाड़ ले। लेकिन अगर आप प्रतापगढ़ में अगर आप एक श्रीवास्तव जो नौजवान जो रिपोर्टर है उसकी हत्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती है, तो समाजवादी पार्टी आके बोलेगी आगे। आप हमें बागी कहना चाहते हैं, आप हमें बागी कह लीजिए, लेकिन आप ये हिंदू मुसलमान करके पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लाशें बिछवा दी। क्या आप बता सकते हैं कि वो मुसलमान को घरों में लाशें थी, दलित के घर में थी, पिछड़ों के घर में थी, ठाकुरों के घर में थी? पूरे शमशान को जो हमारे वजीर आजम साहब ने वादा किया था कि शमशान चाहिए ना, तो शमशान दे दिया। अब उत्तर प्रदेश की, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक के चुनाव में अपना मैंडेट तो दे ही दिया है। इसीलिए तो बाबा दिल्ली लखनऊ गवर्नर, राष्ट्रपति, आपका इससे अब कुछ नहीं होने वाला है। आप जेल भेजना चाहते हो समाजवादी लोगों को? मैं अमित जी आपको सुन रहा था। अमित जी, पहली बात तो ये, मैंने कहीं ने कहा कि देशद्रोह किया, इस शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं और अब भी कह रहा हूं कि विपक्ष के नाते अमित जी, हिंदू मुस्लिम, नहीं एक मिनट, हाँ, मैंने देशद्रोह का शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अमित जी, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, विपक्ष के नाते आप बात उठाइए, आप रखिए कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, आप बताइए कि इस इलाके में घटनाएं बढ़ रही हैं, आप बताइए कि सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, आप सुझाव दीजिए। लेकिन आपको जरा भी इस बात का अंदाजा है कि यह सांप्रदायिक रंग जो इसे देने की कोशिश की गई, अगर ये ज्यों का त्यों समाज में पहुंच जाता तो कितना बड़ा बवंडर हो सकता था? एक आखिरी बात, फिर आप अनला सिंह जी को लाइएगा। मेरे उत्तर प्रदेश की जो जनता है ना, गरीब जनता, किसान जनता, मजदूर, जो किसान दिल्ली में तड़प रहा है, अब उसके पास ना ये दंगे फसाद का समय नहीं है, दंगे फसाद का समय नहीं है। ये आप मीडिया का एक हिस्सा दंगा करवाना चाहता है, अनिला सिंह जी की पार्टी करवाना चाहती है, लेकिन इस देश की जनता
इन सब चीजों से मुक्त हो चुकी है और आपको 2022 में पैगाम देने वाली है। इंतजार करिए, एक एक दिन उल्टा चल रहा है। ठीक, अमित साहब, अगर मीडिया दंगा करवाना चाहती तो सिर्फ एक ही तरह के बयान दिखाती है, अब्दुल समद के दोनों तरफ के। नहीं, अब अमित साहब आप सुनिए, अमित साहब आप सुनिए, आपने जब आरोप लगाया तो सुनिए, मीडिया ने कोई फेसबुक लाइव नहीं कराया अब्दुल समद का, किसी मीडिया ने जी ने कोई फेसबुक लाइव नहीं कराया, हमने नहीं बताया, हमने जितने बयान है, जितने वीडियो है, सब दिखाया, हमने पुलिस पर भरोसा किया, हमने कई ट्वीट में नहीं लिखा कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। तो साहब ये उस पर इल्जाम मत लगाइए। मैं लौटता हूं आपके समीक साहब, आपने बोल लिया। उमाशंकर पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। उमाशंकर पांडे जी, मेरा सीधा सवाल यही जो मैं अमित साहब से कह रहा हूं, क्योंकि अमित साहब भी विपक्ष में, आप भी विपक्ष में, मैं बार बार यही कह रहा हूं, विपक्ष होने के नाते आपका हक है, पुरजोर तरीके से आप अपनी बात रखिए। आप बताइए कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है तो आप शिकायत करिए, कहीं कोई घटना हो रही है तो आप शिकायत करिए, कोई पीड़ित है तो उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करिए, लेकिन अधपका सा सच सामने परोस कर इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या आवश्यकता है? नहीं, ये किसने अधपका सच कहा? किसने ये तय कर दिया? ये कौन था तय करने वाला कि श्री राम के सच्चे भक्त ये नहीं कर सकते? इसमें धर्म और समाज, सीधे सीधे शब्दों में इसकी निंदा क्यों नहीं हो सकती? हमारी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं, हम निंदा करते हैं, आरोपियों को सजा मिले। नहीं, आप तय करेंगे, आप तय करेंगे कि कौन किस आप चीज जी को का एक कैसे ट्वीट दिखा अभिव्यक्ति दीजिए जो हमने कहा हो, यही तो हो रहा है करेंगे, ये आप तय करेंगे। नहीं, ट्वीट हमने आपको पहले ही बता दिया, ट्वीट पूरे देश ने देख लिया, उसमें कहीं से हिंदू मुस्लिम नहीं है। लेकिन अभी अनिला सिंह जी ने बाकायदे मुस्लिम अभियुक्तों के नाम बताए, लेकिन जो हिंदू अभियुक्त था उसका नाम नहीं लिया, प्रदीप गुर्जर का। आपने पूरे डिबेट को हिंदू मुस्लिम कर दिया, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मैं तो कह रहा हूं आप लोगों पर क्यों नहीं एफआईआर होना चाहिए? अगर ट्विटर पर एफआईआर हो आगे बढ़िया स्वतंत्र है, डिबेट का नाम इन लोगों के नाम लेने के लिए पांडे जी आप लोगों पर क्यों नहीं एफआईआर होना चाहिए? डिबेट का नाम सीधा है, सवाल पूछ रहे हैं आप कि अब्दुल अपना बहाना था या दंगा फसाद कराना आप क्या लगा रहे हैं? यहां बैठ के आपने तय कर दिया। सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। आप मत बोलिए, मैं कोई मेहमान नहीं हूं सर, बोल रहे हैं, मेरे बीच में मैं होस्ट कर रहा हूं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि आप विपक्ष में, आप मेरी बात सुनिए, आप मेहमान नहीं है तो हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला आप सीधा रखिए, इसमें ये मुसलमान लाने की क्या आवश्यकता है? आप तय करोगे हम क्या करेंगे, आप तय करेंगे क्या बोलेंगे? ये मसला क्या था? सांप्रदायिक मसला था, पुलिस है कि नहीं, या कांग्रेस पुलिस है, या कांग्रेस जांच एजेंसी है? नहीं, हमें जो तय करना होगा हम करेंगे, हमें जो तय करना होगा वो राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करके बता दिया कि कोई भी राम का सच्चा अनुयायी वो किसी 72 साल के बुजुर्ग को इस तरीके से नहीं पीट सकता। इसमें कहां से आपको हिंदू मुस्लिम नजर आ गया? बल्कि आप चैनलों पे लगातार मुसलमान ये मुसलमान वो आप कर रहे हैं। अनिला सिंह जी बाकायदे नाम ले रही है। क्या हमको पत्रकारिता नहीं पता है? पत्रकारिता कैसे होती है? पत्रकारिता होती है, पहले होती थी जब अखबारों में लिखा जाता था समुदाय विशेष के लोग, किसी का नाम नहीं लिया जाता था, क्योंकि उससे धार्मिक पोलराइजेशन होता था, धार्मिक भावनाएं जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन में चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उमाशंकर पांडे जी, जिस पार्टी के साथ आप चुनाव लड़े गठबंधन में, फेसबुक पर आदमी व्यक्ति लाइव खड़ा करके बात करवा रहे हैं, तब आपको समझ नहीं आया कि इसकी आइडेंटिटी छिपा देनी चाहिए? अरे आप सुन लीजिए, आपने एक बार भी ये बोला कि एक 72 साल के बुजुर्ग के ऊपर जब इस तरीके से हमला होता है तो पुलिस 2-3 दिनों तक सोती क्यों रही? ये आपने बोला क्या? पहली जो एफआईआर हुई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? वो कितने दिन बाद? गाजियाबाद एफआईआर हुई, उसके बाद तो अब तक 2 एफआईआर और हो चुकी हैं। इस मामले में आप अपडेट भी हैं? वो गाजियाबाद है, गाजियाबाद एनसीआर रीजन है, वो गाजियाबाद है, वो प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे हाई प्रोफाइल एरिया है वो। वहां पर पुलिस 2 दिन तक क्या करती रही? और मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि फिर आप क्या करते रहे? अगर जनता ने आपको विपक्ष की जिम्मेदारी दी और 2 दिन से पुलिस काम नहीं कर रही थी, तब आप क्या कर रहे थे ट्वीट खेलने के अलावा? जो एक दलित की बेटी को, अरे सुनिए प्रभु, आप नहीं जवाब देंगे। उमाशंकर पांडे जी, मैं लौटता हूं आपके पास, क्योंकि देखिए मैं इतना वक्त हो गया ये 1-to-1 में मैं बाकी मेहमानों का वक्त जाया नहीं करूंगा। उमाशंकर पांडे जी, अनिला जी आपके पास आ रहा हूं। और अनिला जी, मेरा आपसे एक सवाल, में क्या हुआ था वहां? तो जब मामला बढ़ेगा तभी कार्रवाई तेजी से बढ़ेगी क्या? या फिर अगर ये छोड़ दीजिए, संप्रदाय और ये सब छोड़ दीजिए, अगर एक व्यक्ति की पिटाई हुई है, पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि 2 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी, मामला जब नेशनल उस पर आएगा एक परिप्रेक्ष्य में, तभी जाकर उस मामले में कार्रवाई होगी? विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है।
नहीं, देखिए ऐसा है कि विपक्ष ने तो जिस प्रकार का रोल इसमें पूरे में अपने आप को इन्वॉल्व किया है, वो सबको पता है कि समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार की गंदगी फैलाई है, जिस प्रकार से इसको स्टेज प्ले किया है, वो पूरे भारतवर्ष ने देख लिया है और उसमें साठगांठ सबकी रही है। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी सब ट्वीट कर रहे हैं और यह ओवैसी है, ओवैसी ने तो हद ही पार कर दी। उसने तो सीधे सीधे लिखा है कि क्या हिंदुत्व में यही सिखाया जाता है कि बुजुर्गों को मारो, बच्चों को मारो? वो तो सीधे सीधे ये लिख रहा है, वो जोकर हैदराबाद का, कि सीधे सीधे हमारे हिंदुत्व पर हमला कर रहा है। भारत में रह रहे हो जहां 80% हिंदू रहते हैं और लिख रहे हो कि हिंदुत्व में क्या यही सिखाते हैं? गलत बात है ये। देखिए ऐसा है कि सरकार जो है जैसे ही चीजें संज्ञान में आती है तुरंत एक्शन लेती है। ये योगी की सरकार है, यहाँ समाजवादी पार्टी और बीएसपी वाला तंत्र नहीं चलता है जो थाने बिक जाया करते थे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीएसपी के कार्यकर्ता धंधा पानी चलाते थे तहसील और थाने से। यहाँ पे वो सब धंधा पानी बिल्कुल नहीं चलता है। और सीधी सी बात है, यहाँ पे चाहे वो ट्विटर हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, अगर गलत काम करेंगे ट्विटर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, कोई भी माध्यम हो, अगर किसी भी प्रकार की भावनाओं को भड़काने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, हिंदू मुसलमान हम नहीं करते हैं, हमारे ऊपर तो आरोप लगाया जाता है आप केवल और केवल हिंदुओं की बात करते हैं। तो भाई आपको तो चुनाव ही चाहिए ना, केवल मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं। अमित शाह जब वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आपका अनिला सिंह जी, अमित जी, उमाशंकर जी, इमरान साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए एक चीज गौर करिए आप, इस पूरे मसले पर सबसे अहम चीज यह है कि ये क्या केवल दो पक्षों के विवाद से जन्मी एक घटना थी, जैसा कि पुलिस जांच में अब तक बताया गया है? इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों की गई? क्यों अब्दुल समद बार बार बयान बदल रहे हैं? क्या किसी तरह का दबाव है, लालच है, लोभ है? और सबसे बड़ी बात, आप इस मामले की बारीकी को समझिए कि यह मामला अगर वैसे पहुंच जाता जैसा कुछ लोग पहुंचाना या दिखाना चाह रहे हैं, तो यह कितनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हो सकती थी। और सवाल यह भी कि फिलहाल यह टल गई है क्या? इन्हीं सवालों का जवाब हमने जानने की कोशिश की। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। बहुत जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।